हेलो बच्चों, एटीसी इंटरनेशनल नीट लेक्चर सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी या प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की डिस्कवरी में ठीक वैसा ही ऑपरेटर्स अरेंजमेंट है जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में यूज़ किया था। जैसे कैथोड रेज ट्यूब वहाँ पे लिया था, ठीक वैसी ट्यूब हमने यहाँ पे लिया है। बस सिर्फ अंतर इतना है कि इस बार हमने ऑपरेटर्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, क्योंकि हमें इस बार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी करनी है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाहिर सी बात है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। तो जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, जिसको कि हम कैथोड कहते थे, उस कैथोड में हमने छिद्र बना रखे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। और परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो स्क्रीन है वहाँ पे फास्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल की लेप लगा दिया है कि जैसे पार्टिकल हमारा जाके टकराएगा चमक उत्पन्न करेगा। और यदि ऐसा दिखा तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात उसमें प्रोटॉन तो होगा ही होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या है ऑपरेटर्स में कि हमने एक ट्यूब लिया है और ट्यूब के अंदर से कुछ एयर हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप की सहायता से निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया। यहाँ पे इधर प्लस है इधर माइनस है। यहाँ पे ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड कहते हैं, और ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है जिसको हम क्या करते हैं, इस पर माइनस चार्ज है, इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। यानी कैथोड के अंदर हमने क्या कर दिया है, महीन छिद्र लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम अब यहाँ से इसके बीच में कुछ गैसियस एटम रहे होंगे, और जब गैसियस एटम यहाँ पे रहे होंगे तो जब हमने पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया कि यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल के सब इधर आए होंगे। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो एटम से ही तो निकले होंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ से निकले होंगे, एटम के अंदर से निकले होंगे। तो जब एटम के अंदर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा है तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड यानी परफोरेटेड कैथोड की ओर बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस होल से पास होते हुए इस होल के बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये मत कहना कि ये होल छोटे हैं और ये बड़ा है, ये ऐसा नहीं है। वास्तव में ये जो पार्टिकल है, ये जो होल है इससे भी छोटे साइज के, लेकिन बहुत छोटा बना देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने इस पॉजिटिव चार्ज को बड़ी सर्कल से घेरा है। तो बाद में आप कमेंट में ये मत लिखने लगना कि सर ये बताओ इतने छोटे छिद्र से ये बड़ा पार्टिकल कैसे निकलेगा। नहीं, पार्टिकल क्या है, छिद्र से बहुत छोटा है। तो इस पार्टिकल इस छिद्र से या होल से होता है क्या हो गया, दूसरे साइड में निकलेगा। दूसरे साइड हमने पहले से व्यवस्था लगा रखा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पहले से ही फास्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल की लेप लगा रखी है, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल जा करके इस पर टकराते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का ग्लो या चमक उत्पन्न होता है, और रेड ग्लो का उत्पन्न होना ही इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आके इधर टकराए होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इस ट्यूब के अंदर गैस एट लो प्रेशर पे है, गैस एट लो प्रेशर पे गैस आपने यहाँ पे यूज किया है इसमें। ये क्या है, इसी को आप बोलते हो पॉजिटिव रेज फ्रॉम एनोड। एनोड से निकल करके या एनोड से चलती हुई ये रेज दिख रही हैं और कहाँ जा रही हैं, कैथोड के पीछे तक जा रही हैं, ठीक है। तो कैथोड के छिद्रों से होकर के पीछे निकल कर किसी पार्टिकल के जा करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराना, इस बात का एविडेंस है कि यह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। या अगर सीधी किरण में सीधी रेखा में जा रहे हैं तो इसको हम रेज कह सकते हैं, तो ये पॉजिटिव रेज कहा गया, ठीक है। अब बात आ गई पॉजिटिव रेज में, इसका मतलब कि ये भी उस गैसियस पार्टिकल से ही मिलकर बने होंगे जिससे कि हमारा क्या निकला था, कैथोड निकला, कैथोड रेज निकली थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो पॉजिटिव किरणें निकली, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रेज बोल सकते हैं, कि सिंपली जो पॉजिटिव रेज हमारे यहाँ जो निकली हैं, इन पॉजिटिव रेज का जब डिटेल अध्ययन किया गया, इसका E/m रेशियो यानी कि इसका चार्ज और मास रेशियो जब इसका निकाला गया तो पाया गया कि अलग अलग गैस के केस में जो E/m रेशियो था ये अलग अलग था। कई बार एक ही गैस में भी E/m रेशियो भी बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक जैसे नहीं हैं, उसमें कुछ अंतर है, ठीक है। तो एक जैसे नहीं है तो कैसे हैं, इस बात को समझने के लिए जो एक ही टाइप के गैस के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकले थे जिसपे अलग अलग चार्ज था मास सेम होने के बावजूद भी, तो उस चार्ज को जब देखा गया कि वो किस टर्म में बढ़ रहे हैं तो पता चला कि वो भी एक फिक्स यूनिट में ही चार्ज रिपीट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई हम सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ढूंढ लें जो कि यहाँ छिद्र से निकल करके कैथोड के पीछे जाकर के दीवार पर टकरा रहा हो, तो उस छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम प्रोटॉन कह देंगे, ठीक है। और ये प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेज किसको जाता है, जो डिस्कवरी जाता है किसके जाता है, ये रदरफोर्ड के नाम से जाता है,
तो जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है ये किसके नाम जाता है? रदरफोर्ड के नाम जाता है। रदरफोर्ड के नाम जाता है, उन्होंने डिस्कवरी करी थी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग हैं उस पर नजर डाल लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। ये जो बातें समझाई कुछ पॉइंट्स ग्रुप लिख रखा है। मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब आर यूज्ड हैविंग परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे हमने कैथोड रेज ट्यूब का ही उपयोग किया था, बस अंतर क्या था कि इस बार जो कैथोड था हमारा कैथोड कैसा था? परफोरेटेड था, या उसमें हमने छिद्र किया था। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेर स्ट्राइक बिहाइंड कैथोड। कैथोड के पीछे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टकराए थे, तभी रेड कलर की ग्लो प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ई और एम रेशियो यानी चार्ज और मास का जो रेशियो था वो डिफरेंट था, एंड डिपेंड्स ऑन गैस यूज्ड इनसाइड ट्यूब, कि अंदर कौन सी गैस यूज कर रहे हो इसी बात पर डिपेंड करता था कि उसका ई बाई एम रेशियो क्या होगा। यानी अलग अलग गैस का से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकले या पॉजिटिव चार्ज किरणें निकली, उनका ई बाई एम रेशियो क्या था? डिफरेंट था। जबकि आप इलेक्ट्रॉन के केस में बात कर रहे थे तो हर बार रेशियो सेम निकल के आ रहा था। अमाउंट ऑफ चार्ज में वेरी पार्टिकल टू पार्टिकल, यानी जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है वो एक पार्टिकल पे अलग हो सकता है, दूसरे पार्टिकल पे अलग हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट, यानी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल नंबर में चार्ज देखने को मिलता था। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका व्यवहार भी क्या था? अलग अलग था। जैसे मान लो कि पॉजिटिव पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज कम है तो कम डिफ्लेक्ट होगा, मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा सीधा दूर तक निकल जाएगा, मास कम है तो हो सकता है कि मोमेंटम कम हो तो कम दूरी तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे चार्ज और मास का रेशियो बदलने की वजह से क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो वही लिखा है बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा और सबसे हल्का जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आयन था या पॉजिटिव चार्ज आयन था, जो कि सबसे छोटा था, स्मॉलेस्ट था और सबसे हल्का लाइटेस्ट था, उसी को हमने क्या कहा? प्रोटॉन कहा। तो लिखा है इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। इसके बाद फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसको किसने किया था? चैडविक ने 1932 में कर दिया था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की डिटेल में स्टडी करने की जरूरत अभी नहीं है, यदि जरूरत हुई तो इसका सेपरेट लेक्चर में आपको वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे डाल्टन के मॉडल के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हो जाने के बाद अब हमें एक नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी। ठीक है, तो किन किन कारणों से हमें किसी नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी उन कारणों को समझते हैं, और उसके बाद उन कारणों में से कुछ बातों का समाधान लेकर के जो पहला एटॉमिक मॉडल आया उसमें क्या बोलते हैं उनका, जे थॉमसन का जो मॉडल आया, उसकी बात हम लोग करेंगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और नए मॉडल की नीड हमें क्यों थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। डाल्टन्स इंडिविजुअल एटम, कहा कि डाल्टन ने जिस एटम को क्या कहा था? इंडिविजुअल कहा था, इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो पहली प्रॉब्लम तो ये खड़ी हो गई कि डाल्टन ने कहा था कि एटम मतलब इंडिविजुअल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। यह एक समस्या यहाँ पे आगे, नई समस्या आ गई। सब एटॉमिक पार्टिकल कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और दूसरी बात ये सब एटॉमिक पार्टिकल पे भी चार्ज है, ये किसी पे पॉजिटिव तो किसी पे नेगेटिव चार्ज है। फिर हम आते हैं नीड फॉर एटॉमिक मॉडल। हमें एक नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि अगर एटम में दो तरह के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर एटम स्टेबल कैसे है, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते होंगे, इन सभी बातों को समझने की जरूरत पड़ी। इसलिए ये लगा कि हमें एक नया एटॉमिक मॉडल हमारे सामने होना चाहिए। टू एक्सप्लेन बिहेवियर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी एटम या एटम से बने मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का अंदाजा हम कैसे लगाएं, इसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यानी हमें एक नए एटॉमिक मॉडल की नीड थी जिससे कि हम उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी समझ सकें। टू एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन, दो एटम के बीच बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, इस बात को समझने के लिए या एटॉमिक कॉम्बिनेशन को समझने के लिए भी हमें एक नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी। टू एक्सप्लेन ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती, कहाँ से निकलती हैं, इनका स्वभाव क्या होता है, इस बात को समझने के लिए भी हमें एक नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटम के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या इमिशन कैसे होता है, क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए भी एक नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी। टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल,
और साथ ही साथ जो चार्ज पार्टिकल थे एक दूसरे के सापेक्ष कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत थी। तो इन्हीं सभी बातों को समझने के लिए हम लोग फिर अगले एटॉमिक मॉडल की तरफ मूव करेंगे, जो कि रहेगा जे थॉम्सन मॉडल। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें यदि आपको ऐसे और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो। थैंक यू एवरीबॉडी।